एपिसोड 8। लोहे की पहली चिंगारी। लावा की नारंगी लपटें फोर्ज मास्टर के जंग खाए चेहरे पर नाच रही थीं। उसकी यांत्रिक आंख की लाल चमक और तेज हो गई थी। मयंक उसके बगल में खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका बायां कंधा अब सिर्फ जलन ही नहीं बल्कि एक गहरी खतरनाक सुन्नता महसूस कर रहा था। म्यूटेंट के पंजे का जहर या सिर्फ खून की कमी और थकान। उसने अपनी पिस्तौल की खाली क्लिप को छुआ। अब वह सिर्फ एक बेकार लोहे का टुकड़ा था। प्रवेश द्वार पर रस्ट हाउंड्स की संख्या बढ़ रही थी। फ्लेयर की रोशनी में वे 10 से ज्यादा दिख रहे थे। कुछ नए चेहरे भी जो लालच और खून के नशे में चूर थे। उन्होंने मरे हुए धातु गार्ड्स और अपने साथियों के शवों को देखा था और अब उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, लूट। उनका नया नेता, जिसके चेहरे पर एक बड़ा ताजा निशान था, एक भारी क्रॉबर उठाए हुए चिल्ला रहा था, देखो, बूढ़ा तो गायब है, उसका सामान भीतर है और वो चूहा, वो अकेला है। सिर्फ एक जंग खाया बूढ़ा और उसका पालतू चूहा, उन पर टूट पड़ो, सब कुछ लूट लो। बूढ़ा। फोर्ज मास्टर की आवाज गड़गड़ाई। उसकी यांत्रिक आंख मयंक की ओर घूमी। उसके होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान खेल गई। वो मुझे बूढ़ा कह रहा है, जबकि मेरा हथौड़ा अभी भी ताजा खून चखना चाहता है। उसने अपनी यांत्रिक बाजू उठाई। हथौड़े का सिरा गर्म होकर लाल हो गया, जैसे लावा से डूबा हुआ हो। भाप फुफकारने लगी। चलो बच्चे, इन मुर्दाखोरों को दिखाओ कि यहां कौन सा कानून चलता है। तूने आग देखी है, अब उसे महसूस कर। फोर्ज मास्टर ने जोर से कदम बढ़ाया। उसका भारी बूट फर्श पर गूंजा। मयंक उसके पीछे चला। उसकी हर मांसपेशी चिल्ला रही थी कि भाग जाए, पर उसने अपने पैर आगे बढ़ाए। सिलास, यह सब सिलास के लिए है। रस्ट हाउंड्स गुफा में घुस आए। उनकी चीखें और गुर्राहट गूंज रही थी। उन्होंने फोर्ज मास्टर और मयंक को देखा। दो आकृतियां लावा की रोशनी में खड़ी थीं, एक विशालकाय और भयानक, दूसरी घायल और थकी हुई, पर दोनों के चेहरों पर कोई डर नहीं था। उन्हें गिरा दो, नेता चिल्लाया। उसने अपनी क्रॉबर तानी। बॉम्ब बॉम्ब, गोलियां हवा में सीटी बजाती हुई आईं। फोर्ज मास्टर ने अपनी यांत्रिक बाजू आगे बढ़ाई। ख थड। गोलियां उसके हथौड़े के विशाल सिरे से टकराकर चिंगारियों का गुबार छोड़ती हुई रिकोशे हो गईं। वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मेरी बारी, वह गरजा। उसने अपनी बाजू पीछे खींची। हथौड़ा एक भयानक मशीन की तरह चमक रहा था। फिर उसने जोर से आगे बढ़कर वार किया। सूश, बूम। हथौड़ा सीधे नेता के सामने वाले एक स्कैवेंजर पर लगा। स्प्लैट, क्रंच। आदमी का ऊपरी धड़ चकनाचूर हो गया। हड्डियां और अंदरूनी अंग हवा में बिखर गए। खून और मांस के टुकड़े पीछे खड़े दो अन्य स्कैवेंजरों पर छिटक गए, जो चिल्लाते हुए पीछे हटे। भीड़ में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। डर, शुद्ध कच्चा डर, पर लालच डर से ज्यादा ताकतवर था। घेरो उन्हें, उन पर टूट पड़ो, कोई चिल्लाया। स्कैवेंजर फिर से आगे बढ़े, अपने पाइप, चाकू और गन उठाए हुए। बच्चे, फोर्ज मास्टर की आवाज काटती हुई, दाहिनी ओर, उन कुत्तों को रोक। मयंक ने देखा। 3 स्कैवेंजर फोर्ज मास्टर के दाहिने फ्लैंक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, जहां उसकी सामान्य बाजू थी। उनके चेहरे पर क्रूर उत्साह था। मयंक बिना सोचे आगे बढ़ा। उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ खाली पिस्तौल और उसका अपना शरीर। उसने अपने भीतर की खाली नदी से ऊर्जा खींचने की कोशिश की। सिर्फ एक चुभता हुआ खालीपन मिला, जैसे उसकी आत्मा में एक घाव हो। शिकारी बनो। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी सारी इंद्रियां तेज हो गईं। उसने पहले स्कैवेंजर को महसूस किया। उसकी तेज, डगमगाती ऊर्जा, उसकी बढ़ती हृदय गति, उसके दाहिने घुटने का हल्का कंपन, शायद पुरानी चोट। उसकी आंखों का फोकस उसके बाएं कंधे पर। वह उसकी खाली पिस्तौल से डर रहा था। मयंक ने अपना शरीर झटके से दाईं ओर घुमाया, जैसे वह निशाना साध रहा हो।
स्कैवेंजर बेवजह बाईं ओर झुका। मयंक ने उसकी गलती का फायदा उठाया। वह तेजी से आगे बढ़ा, अपने बाएं पैर को जमीन पर मजबूती से टिकाते हुए और अपने दाहिने पैर को जोर से ऊपर उठाकर एक तेज साइड किक मारी। थप्पा! किक स्कैवेंजर के घुटने के बगल में लगी। क्रैक! हड्डी चटकी। स्कैवेंजर चीखता हुआ गिरा। दूसरा स्कैवेंजर, जो पहले के पीछे था, हैरान रह गया। उसने अपना रस्सी से बंधा हुआ चाकू उठाया। मयंक पहले ही हिल चुका था। उसने गिरे हुए स्कैवेंजर के शरीर को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करते हुए खुद को हवा में उछाला। उसने अपनी खाली पिस्तौल को जोर से दूसरे स्कैवेंजर के चेहरे पर मारा। क थड! धातु नाक और हड्डियों को तोड़ती हुई चली गई। स्कैवेंजर पीछे लड़खड़ाया, खून से लथपथ चेहरा अपने हाथों में थामे हुए। तीसरा स्कैवेंजर, जिसने एक लोहे का रॉड उठा रखा था, अब आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब डर था, पर वह आगे बढ़ा। मयंक लैंड करते ही संतुलन खोज रहा था। उसके घाव से दर्द की एक तेज लहर उठी। उसने अपने एनर्जी सेंस को फैलाया। स्कैवेंजर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी पकड़ रॉड पर कमजोर थी। उसका ध्यान मयंक के जख्मी कंधे पर था। मेरी कमजोरी, उसका मौका। मयंक ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने बाएं कंधे को आगे किया, जैसे उसे सुरक्षा की जरूरत हो। स्कैवेंजर ने झांसा खा लिया। उसने जोर से रॉड घुमाई, सीधे कंधे की ओर। मयंक ने आखिरी पल में अपने शरीर को घुमाया। रॉड उसके बाएं हाथ के पास से हवा में गुजरी। मयंक ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां सीधी और कठोर, और स्कैवेंजर के गले के नीचे कॉलरबोन के ऊपर एक तेज छोटा वार किया। थोक! उंगलियां नरम ऊतक में घुस गईं। स्कैवेंजर का सांस रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह घुटनों के बल गिरा, हांफता हुआ। मयंक पीछे हटा। उसकी सांसें तेज थीं। उसका बायां कंधा धधक रहा था। उसने तीनों को देखा। एक घुटने को पकड़े हुआ कराह रहा था, दूसरा चेहरा तोड़कर चीख रहा था, तीसरा जमीन पर लुढ़का हुआ सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह मर नहीं रहे थे, पर लड़ नहीं सकते थे। अक्षम, निरस्त्र। उसने फोर्ज मास्टर की ओर देखा। वहां का दृश्य विभत्स था। फोर्ज मास्टर रस्ट हाउंड्स के बीच में था, जीवित तूफान की तरह। उसका यांत्रिक हथौड़ा एक अंधाधुंध विनाश का उपकरण था। का बूम! एक स्कैवेंजर का सीना धंस गया। उसका शरीर पीछे उछलकर दीवार से टकराया। स्विश! क्रंच! हथौड़ा एक और के कंधे और सिर को कुचलता हुआ नीचे आया। थड! एक क्रूड मेटल शील्ड हथौड़े से टकराई और मुड़ गई, जिसे पकड़े हुए आदमी की बाहें टूट गईं। वह चीखता हुआ गिरा। फोर्ज मास्टर हंस रहा था। उसकी गहरी, खरखराती हंसी हथौड़े की गड़गड़ाहट और मरते हुए लोगों की चीखों के साथ मिल रही थी। जो बचे थे वे अब भाग रहे थे। उनकी हिम्मत टूट गई थी। वे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागे, अपने घायलों को छोड़कर जो जमीन पर कराह रहे थे या बेजान पड़े थे। गर्मी, खून और जलते मांस की गंध हवा में भारी थी। फोर्ज मास्टर ने अपना हथौड़ा नीचे किया। उसका सिरा अब भी धधक रहा था। उस पर खून और चर्बी चिपकी हुई थी। उसने गुफा में देखा। 6 से ज्यादा शव थे, कई और घायल थे। उसकी यांत्रिक आंख मयंक पर घूमी। उसने मयंक के आसपास पड़े 3 अक्षम स्कैवेंजरों को देखा। वह बुदबुदाया। उसकी आवाज में खरखराहट थी। बिना हथियार के, बिना तेरी खास ताकत के, और तूने 3 को बिना मारे नीचे गिरा दिया, सिर्फ चालाकी और जान बचाने वाली बर्बरता से। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दिलचस्प। मयंक ने सीधा खड़े होकर उसकी आंखों में देखा। हालांकि उसके शरीर में दर्द था। आपने कहा था कि उन्हें रोकूं। मैंने रोका। फोर्ज मास्टर ने एक भारी भुजा उठाई और उसके जख्मी कंधे पर रख दी। मयंक ने दर्द से दांत पीस लिए, पर हिला नहीं। और तू खुद भी टूट रहा है। जहर, कमजोरी, पर तू हिला नहीं।
उसकी यांत्रिक आंख चमकी। अच्छा, बहुत अच्छा। शायद तू सिर्फ कोयला नहीं है। वह मुड़ा और फोर्ज के गड्ढे की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे आ। बूढ़े के बारे में सुनना चाहेगा और तेरे कंधे का जहर। अगर तू चल सकता है तो। मयंक ने एक गहरी सांस ली। उसने घायल स्कैवेंजरों को देखा जो कराह रहे थे। फिर उसने फोर्ज मास्टर की विशाल पीठ देखी। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसका पीछा किया। सिलास, बस सिलास के बारे में सुनना है। फोर्ज मास्टर उसे फोर्ज के किनारे पर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर ले गया जो ढही हुई मशीनरी के ढेर से घिरा हुआ था। वहां एक कच्ची मेज और 2 धातु के स्टूल थे। उसने अपने यांत्रिक हाथ से एक लीवर खींचा। दूर से भाप फुसकारने की आवाज आई और एक छोटा लिफ्ट प्लेटफॉर्म नीचे से ऊपर आया जिस पर 2 धातु के मग थे जिसमें से गाढ़ा काला द्रव भाप छोड़ रहा था। उसने एक मग उठाया और मयंक की ओर बढ़ाया। पियो। मयंक ने मग को देखा। द्रव गाढ़ा था जैसे कच्चा तेल और उसमें से एक तीखी रासायनिक गंध आ रही थी। यह क्या है? दवा, दर्द निवारक और जहर रोधी। फोर्ज मास्टर ने दूसरा मग उठाया और एक बड़ा घूंट लिया जैसे वह पानी हो। तू मरना चाहता है या जीतना चाहता है? मयंक ने मग को उठाया। उसने गंध को नजरअंदाज किया और एक बड़ा घूंट लिया। वह द्रव उसके गले में जलता हुआ नीचे उतरा जैसे पिघला हुआ शीशा। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने खांसी रोकी। फिर एक गर्मी फैलने लगी। पहले उसके पेट में, फिर छाती में, फिर उसके जख्मी कंधे तक पहुंची। जलन कम होने लगी। एक सुन्न भारी गर्मी से बदल गई। दर्द कम हुआ पर उसका सिर हल्का हो गया जैसे उसके विचार धुंधले हो रहे हों। अच्छा, फोर्ज मास्टर ने कहा मग को मेज पर पटकते हुए। अब बूढ़ा, सिलास। मयंक ने ध्यान केंद्रित किया। वह जिंदा है। हां, बस। फोर्ज मास्टर ने अपनी यांत्रिक आंख के लेंस को एडजस्ट किया जिससे वह फोकस हो गया। मेरे मैकेनिक्स उसे स्थिर कर रहे हैं। वह बूढ़ा है और उसके शरीर पर पुराने घाव हैं, बहुत सारे, और यह नया घाव गहरा है। जहर उसके खून में घुल गया है। मयंक का दिल डूब गया। पर वह जिंदा है। आप उसे बचा सकते हैं? हां। फोर्ज मास्टर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। पर कीमत चुकानी होगी। मैंने कहा था। मयंक ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में दवा के कारण धुंधलापन था। जो चाहो, मेरी जान ले लो, मेरी आजादी, कुछ भी। फोर्ज मास्टर ने उपहासपूर्ण ढंग से फुफकारा। तू क्या सोचता है कि तेरी जान की कीमत है या तेरी आजादी की? यहां रस्ट वॉरेंस में ये चीजें सस्ती हैं। नहीं बच्चे, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मुझे तेरी सेवा चाहिए, तेरा श्रम चाहिए, तेरी आग चाहिए। उसने अपनी यांत्रिक बाजू उठाई। हथौड़ा अब ठंडा हो रहा था। सिलास ने तुझे ढूंढा। उसने तुझ में कुछ देखा। अब मैं देखना चाहता हूं। तू यहां रहेगा, मेरे फोर्स में काम करेगा, सीखेगा, लड़ेगा जब जरूरत होगी, जैसे आज लड़ा। और बदले में मैं सिलास को बचाऊंगा। उसे मेरी इन्फर्मरी में रखूंगा। मेरे मैकेनिक्स उसकी देखभाल करेंगे। मयंक ने जवाब देने से पहले सोचा, यह जाल था शायद, पर सिलास के जीवन का एकमात्र मौका। कब तक? जब तक मैं कहूं, फोर्ज मास्टर ने सीधे कहा। जब तक मैं निश्चित नहीं कर लेता कि तू किस चीज से बना है, और जब तक सिलास ठीक नहीं हो जाता। अगर वह ठीक होता है। उसकी आवाज में कोई कपट नहीं था, सिर्फ क्रूर ईमानदारी। मयंक ने गर्म द्रव का एक और घूंट लिया। यह उसके विचारों को और धुंधला रहा था, पर उसे शक्ति भी दे रहा था। उसने फोर्ज को देखा, नरक की भट्टी। उसने फोर्ज मास्टर को देखा, लोहे और आग का देवता। यह उसका भाग्य था। सिलास ने उसे बचाया था।
अब वह बदला चुकाएगा, जो भी कीमत हो। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट थी। मैं रहूंगा, मैं काम करूंगा, सिलास को बचाओ। फोर्ज मास्टर की आंख में एक संतुष्ट चमक आई। अच्छा। उसने मेज पर मुक्का मारा। थड्ड। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सबक। वह उठा और एक धातु के स्टैंड की ओर चला, जहां कई जंग खाए औजार टंगे हुए थे। उसने एक भारी हैमर उठाया, जो मयंक के लिए 2 हाथों से पकड़ने लायक था। उसने इसे मयंक की ओर फेंका। मयंक ने इसे पकड़ लिया। उसका वजन उसे चौंका दिया। उसके घायल कंधे में दर्द की एक लहर दौड़ गई। हालांकि दवा ने उसे कुंद कर दिया था। लोहा, फौज मास्टर ने कहा। एक जंग लगे। आकारहीन धातु के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए जो फर्श पर पड़ा था। इसे गर्म करो, फिर पीटो, जब तक वह अपना आकार न बताए। मयंक ने हैमर को देखा, फिर उसने लोहे के टुकड़े को देखा, फिर उसने विशाल फोर्स पिट को देखा, जहां लावा उबल रहा था। कैसे? फोर्ज मास्टर ने एक लंबी छड़ी उठाई, जिसके सिरे पर एक मजबूत क्लैंप लगा था। इससे पकड़ो, इसे आग में डालो, लाल होने तक रखो, फिर निकालो, फिर पीटो, जल्दी करो। लोहा इंतजार नहीं करता, और नहीं मैं। मयंक ने छड़ी ली। उसने क्लैंप से लोहे के टुकड़े को पकड़ा। यह भारी था। उसने इसे उठाया और फोर्ज पिट के किनारे पर चला गया। गर्मी तीव्र थी, उसके चेहरे की त्वचा को झुलसाने वाली। लावा नारंगी और सफेद धब्बों के साथ उबल रहा था। उसने लोहे को आग के करीब लाया। गर्मी और भी तीव्र हो गई। उसने इसे आग में डाल दिया। कुछ नहीं हुआ। लोहा वहीं पड़ा रहा, काला और बेडौल। गहरे डालो, फोर्ज मास्टर गरजा। डर किस बात का है? आग तुझे तभी जलाती है जब तू उसका सम्मान नहीं करता। मयंक ने दांत पीसे। उसने छड़ी को आगे बढ़ाया। लोहे का टुकड़ा लावा की सतह को छूता हुआ डूब गया। हिस! एक जोर की आवाज हुई। धुआं और भाप उठी। मयंक ने छड़ी को मजबूती से पकड़े रखा। गर्मी उसके हाथों को झुलसा रही थी। वह पीछे हटना चाहता था, पर उसने डटे रहना चुका। कुछ सेकंड बाद लोहे का टुकड़ा चमकने लगा। पहले गहरा लाल, फिर चमकीला नारंगी। अब निकालो, फोर्ज मास्टर ने आदेश दिया। मयंक ने छड़ी को खींचा। गर्म, चमकता लोहा हवा में चमक रहा था। उसने इसे एक पास के एनविल पर रखा। गर्मी तीव्र थी। धुआं उठ रहा था। पीटो, फोर्ज मास्टर ने चिल्लाया। अभी, जब तक यह गर्म है। मयंक ने भारी हैमर उठाया। यह अविश्वसनीय रूप से भारी लगा। उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ा। उसने इसे ऊपर उठाया। उसके कंधे चिल्ला रहे थे। उसने नीचे वार किया। लैंग! हैमर एनविल से टकराया। चिंगारियां छिटकीं। लोहा हिला भर। दोबारा! फौज मास्टर की आवाज बंदूक की गोली की तरह काट रही थी। जोर से, अपने पूरे शरीर से। लोहे को महसूस करो, उसे आकार दो। मयंक ने फिर से हैमर उठाया। उसने अपने पैर जमाए। उसने अपनी पीठ की मांसपेशियों को खींचा। उसने नीचे वार किया। थर्ड! इस बार लोहा मुड़ा, थोड़ा सा चपटा हुआ। हां, ऐसे ही, फोर्ज मास्टर गरजा। जारी रखो, जब तक यह ठंडा न हो जाए, जब तक यह तेरी इच्छा का आकार न ले ले। मयंक ने फिर से वार किया। लैंग, फिर थर्ड, फिर क्लैंग। हर वार के साथ लोहा थोड़ा और चपटा होता गया, थोड़ा और लंबा। हर वार के साथ मयंक के बाजू और कंधे जलते थे। हर वार के साथ वह दवा की धुंध में गहरा डूबता गया, पर उसका फोकस तेज होता गया। एनविल पर चमकता हुआ धातु का टुकड़ा, हैमर का वजन, हवा में चिंगारियां, गर्मी, शोर, वह एक लय में पड़ गया। उठाना, वार करना, उठाना, वार करना। उसके विचार खाली हो गए। सिर्फ लोहा था, सिर्फ हथौड़ा था,
सिर्फ आग थी, और हर चोट के साथ उसके भीतर की खाली नदी में कुछ हिला, जैसे सूखे तल पर एक बूंद पानी गिरा हो। लोहे का टुकड़ा अब एक मोटी खुरदुरी पट्टी जैसा था। उसका रंग गहरा लाल से गहरे भूरे में बदल रहा था। यह ठंडा हो रहा था। रुको, फोर्ज मास्टर ने कहा। मयंक रुक गया। हैमर उसके हाथ में लटका हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी पीठ और कंधे सुन्न हो गए थे। फोर्ज मास्टर ने ठंडे हो रहे लोहे को देखा। फिर उसने मयंक को देखा। उसकी यांत्रिक आंख चमकी। पहली चिंगारी। वह बुदबुदाया, छोटी सी पर है। उसने मयंक के कंधे पर हाथ रखा जहां म्यूटेंट ने काटा था। मयंक ने दर्द की उम्मीद की, पर वहां अब सिर्फ गहरी गर्मी थी। जहर तोड़ दिया गया है, घाव भर जाएगा, अब आराम करो। उसने छाया में इशारा किया जहां एक कच्चा धातु का फ्रेम बिस्तर था, गंदे रजाई से ढका हुआ। वहां सो जाओ। कल कल तुझे असली आग दिखाऊंगा। मयंक ने हैमर को फर्श पर गिरा दिया। क्लैंग। उसने अपने हाथ देखे। उन पर छाले पड़े थे। कुछ जगहों से खून भी रिस रहा था। उसने ठंडे हो रहे लोहे को देखा। फिर उसने बिस्तर की ओर देखा। उसके पैर उसे ले जाने को तैयार नहीं थे। फिर भी वह लड़खड़ाता हुआ वहां तक गया। उसने रजाई को हटाया और अपने आप को गिरा दिया। धातु के फ्रेम ने दर्द भरी आवाज की, पर गद्दा उसकी थकी हुई मांसपेशियों के लिए स्वर्ग जैसा था। उसने आंखें बंद कीं। अंधेरे में उसे सिलास का चेहरा दिखाई दिया, फिर लावा की लपटें, फिर चमकता हुआ लोहा, फिर फोर्ज मास्टर की जलती हुई लाल आंख। उसके सोने से पहले उसके भीतर की सूखी नदी में उसने फिर उस हलचल को महसूस किया। एक बूंद नहीं, एक छोटी सी धारा, गर्म, जीवंत, लोहे की पहली चिंगारी की तरह। आगे क्या होगा जानने के लिए द लेजेंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 9, लोहा और पसीना। मयंक की नींद गहरी और बेहोशी जैसी थी, उस दवा की धुंध में डूबी हुई। जब वह जागा तो उसका सिर भारी लगा, जैसे शीशे से भरा हो। उसकी मांसपेशियां, खासकर कंधे, पीठ और बाजू, एक गहरे धड़कते हुए दर्द में जकड़ी हुई थीं। हर सांस के साथ पसलियां चुभती थीं। उसने अपने हाथ उठाए। हथेलियां लाल और सूजी हुई थीं। छाले पड़े हुए थे। कुछ जगहों से खून और पानी रिस रहा था। भारी हथौड़े के वारों की याद आते ही दर्द और तेज हो गया। उसने आंखें खोलीं। वह वही धातु का फ्रेम बिस्तर था, गंदे रजाई के नीचे। आसपास का कमरा छोटा और गोल था, पुरानी सीवर पाइपों और जंग खाए धातु प्लेटों से बना हुआ। हवा में धातु की गंध, तेल और जमी हुई पसीने की बदबू थी। दीवार पर एक फटी हुई धुंधली वायरिंग डायग्राम टंगी हुई थी। कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक धातु का दरवाजा जो बंद था। सिलास, यह सोचते ही उसके भीतर एक चिंगारी सी कौंध गई। वह बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर विरोध कर रहा था। हर हिलने पर मांसपेशियां चीख रही थीं। उसने दांत पीसे, अपने बाएं हाथ से दीवार का सहारा लेकर खुद को खींचा। वह खड़ा हो गया, हालांकि दुनिया कुछ पलों के लिए घूमती रही। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा बाहर की ओर खुलता था। उसने हैंडल घुमाया और धक्का दिया। किटकिट, क्लैंग, जंग लगे हिंज चीखे। बाहर का नजारा उसे चौंका गया। वह फोर्ज के मुख्य हॉल में था, लेकिन अब वह जगह अलग लग रही थी। लावा गड्ढे से निकलने वाली लाल नारंगी रोशनी अभी भी थी, पर उसमें कई और स्पॉटलाइट्स और वेल्डिंग आर्क्स की नीली सफेद चमक मिल गई थी। हवा में हथौड़ों की गड़गड़ाहट, धातु के सरकने की आवाज, भाप के फूटने की सीटी और एक निरंतर गूंजती हुई गड़गड़ाहट गूंज रही थी। यह एक जीवित, सांस लेती हुई मशीन जैसा था। कई आकृतियां काम में लगी हुई थीं। फोर्ज मास्टर के मैकेनिक्स। उनमें से कुछ वे ही थे जिन्होंने कल सिलास को उठाया था। उनके हाथों की जगह सूक्ष्म उपकरण लगे हुए थे। दूसरों के पैर यांत्रिक थे
या उनकी आंखें कैमरा लेंस से बदली हुई थीं। वे चुपचाप काम कर रहे थे, एक विशालकाय मशीन के पुर्जों की तरह। एक विशाल कन्वेयर बेल्ट पर जंग लगा हुआ स्क्रैप धातु चढ़ रहा था, जो उसे लावा पिट के पास ले जा रहा था। दूसरा बेल्ट गर्म हो चुके धातु के टुकड़ों को विशाल हथौड़ों वाले हाइड्रोलिक प्रेसों की ओर ले जा रहा था। और सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लावा की लपटों के सामने फोर्ज मास्टर खड़ा था। उसकी यांत्रिक बाजू का हथौड़ा इस बार एक जटिल फोर्जिंग टूल में बदल गया था। चिमटे, हथौड़े और कटिंग ब्लेड का एक घातक मिश्रण। वह एक गर्म विशाल गियर को पकड़े हुए था, उसे एक एनविल पर पटक रहा था, फिर अपने टूल से उस पर चोट कर रहा था, जिससे चिंगारियां फव्वारे की तरह निकल रही थीं। उसकी मानवीय आंख सौंकरी थी, पूरा ध्यान काम पर केंद्रित था। उसकी यांत्रिक आंख चमक रही थी, गियर के आकार और तापमान का विश्लेषण करती हुई। ओए, स्लीपिंग ब्यूटी जाग गया। आवाज कर्कश और मशीनी थी। मयंक ने नीचे देखा। एक मैकेनिक जिसकी बाईं आंख एक लाल लेंस से बदली हुई थी और दाहिना हाथ एक मल्टी टूल क्लॉ था, उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे का बाकी हिस्सा जवान था, पर त्वचा तेल और धूल से सनी हुई। बॉस ने कहा था कि तू जागते ही सीधा उसके पास जाए, पर देखकर लगता है तू अभी भी सपनों की दुनिया में है। मैकेनिक ने अपने क्लॉ हाथ से एक भारी धातु का बाल्टी उठाई, जिसमें ठंडा पानी भरा था। ले, पहले अपना चेहरा धो ले, तेरी आंखें अभी भी धुंधली लग रही हैं। मयंक ने बाल्टी ली। पानी ठंडा और गंदा था, पर उसने अपना चेहरा उसमें डुबो दिया। ठंडक ने उसे झकझोर दिया। धुंध कुछ कम हुई। उसने पानी से चेहरा धोया। सिलास, बूढ़ा आदमी जिसे कल लाया था, वह कहां है? मैकेनिक ने अपनी लाल आंख घुमाई। इन्फर्मरी में। डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। अभी भी बेहोश है। हालत गंभीर है। उसकी आवाज में कोई विशेष भाव नहीं था। क्या मैं उसे देख सकता हूं? मयंक ने पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। बॉस के बिना परमिशन के? नहीं, मैकेनिक ने सिर हिलाया। तू अभी अपने काम पर ध्यान दे, बॉस तुझे बुला रहा है। मयंक ने ऊपर देखा। फौज मास्टर ने अपना काम रोक दिया था। उसकी यांत्रिक आंख सीधे मयंक पर टिकी हुई थी, एक अडिग लाल बिंदु की तरह। उसने अपनी सामान्य बाजू उठाई और अंगूठे से ऊपर के एक छोटे प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया। जल्दी कर, मैकेनिक ने कहा, अपने क्लॉ हाथ से एक भारी जंग लगी हुई छड़ी उठाते हुए। वह इंतजार पसंद नहीं करता। मयंक ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम उसकी जांघों और पीठ में दर्द भर देता था। सीढ़ियां जंग खाई हुई थीं, फिसलन भरी। उसे हर कदम पर संतुलन बनाना पड़ा। ऊपर पहुंचकर फौज पिट की गर्मी ने उसे घेर लिया। पसीना उसकी पीठ और माथे पर बहने लगा। फौज मास्टर ने उसे देखा। उसकी नजरें मयंक के लाल फटे हाथों और थके हुए चेहरे पर टिकी हुई थीं। सोया अच्छा? हां, मयंक ने कहा, सीधा खड़ा होने की कोशिश करते हुए। अच्छा, क्योंकि आज तुझे काम करना है, असली काम। उसने अपने यांत्रिक टूल को एक विशाल स्टैंड पर रखा। टूल के अग्रभाग पर धुआं उठ रहा था। कल तूने एक टुकड़ा पीटा, आज तू 10 पीटेगा, और वे सिर्फ टुकड़े नहीं होंगे। उसने एक मोटी धातु की फाइल उठाई और एक टेबल पर फैले हुए बड़े पुराने ब्लूप्रिंट की ओर इशारा किया। यह एक जटिल मशीन का हिस्सा लग रहा था। गियर्स, पिस्टन और हाइड्रोलिक ट्यूबों का जाल। यह है क्लच असेंबली फॉर वॉरेंस एक्सप्रेस। पुरानी है, टूट गई है, हमें नई बनानी है। उसने ब्लूप्रिंट पर एक छोटे घुमावदार धातु के टुकड़े की ओर इशारा किया। यह स्प्रिंग ब्रैकेट, हमें 12 चाहिए, तू 4 बनाएगा। मयंक ने ब्लूप्रिंट को देखा। रेखाचित्र जटिल था। कोण, माप, वक्र। मैंने कभी ऐसा नहीं बनाया। तो आज सीखेगा, फोर्ज मास्टर ने सीधे कहा। उसने एक छोटा
जंग खाया हुआ हैमर और एक बेंत जैसी छेनी उठाई। ये तेरे औजार। स्टील बार वहां रखे हैं। पहले बार को काटना है सही लंबाई में, फिर गरम करना है, फिर आकार देना है। हर वक्र, हर कोना ब्लूप्रिंट के हिसाब से। उसने मयंक की ओर एक नुकीली नजर से देखा। गलती होगी, पहली नहीं तो दूसरी बनाने में, पर हर गलती की कीमत होती है, समय की, मेहनत की और तेरी त्वचा की। उसने अपनी यांत्रिक आंख चमकाई। शुरू करो, मैं देखूंगा। मयंक ने स्टील बार उठाया। यह भारी और ठंडा था। उसने हैमर और छेनी पकड़ी। उसके फटे हुए हाथों में दर्द उठा। उसने ब्लूप्रिंट पर नजर डाली, लंबाई चिन्हित की। फिर उसने छेनी को बार पर रखा और हैमर से वार किया। टिंग! छेनी फिसल गई, सिर्फ एक सफेद निशान छोड़ गई। जोर से! फोर्ज मास्टर गरजा। धातु को डराना है, उसे बताना है कि तू उसका मालिक है। मयंक ने गहरी सांस ली। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज किया। उसने हैमर ऊपर उठाया और जोर से वार किया। क लैंग! इस बार छेनी ने काटा। एक छोटा सा निशान पड़ा। उसने फिर वार किया। क लैंग! फिर क थड! हर बार उसकी कलाई और कोहनी में दर्द भर देता था। धीरे धीरे एक गहरी खांच बनने लगी। क कंच! कई मिनटों के बाद बार का टुकड़ा गिर गया। कटा हुआ सिरा खुरदुरा और टेढ़ा था। बेकार, फौज मास्टर ने कहा, बिना उसे देखे। फिर से काटो, सीधा। मयंक ने दूसरा बार उठाया। उसके हाथ अब कांप रहे थे। उसने फिर काटना शुरू किया। के लैंग, के थर्ड, के क्रंच। इस बार कट थोड़ा बेहतर था, पर अभी भी परफेक्ट नहीं। फोर्ज मास्टर ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने सिर्फ इशारा किया कि आगे बढ़ो। अगला कदम था गरम करना। मयंक ने क्लैंप वाली छड़ी उठाई और कटे हुए बार को पकड़ा। उसने इसे लावा पिट के पास ले जाया। गर्मी तीव्र थी। उसने बार को लावा की सतह के करीब ले जाया। कुछ देर बाद यह गहरा लाल हो गया। अब आकार दो, फोर्ज मास्टर ने आदेश दिया। छोटे हथौड़े से धीरे, ब्लूप्रिंट देखकर। मयंक ने गरम बार को एनविल पर रखा। उसने छोटा हैमर उठाया। उसने ब्लूप्रिंट देखा। पहला वक्र। उसने हैमर से हल्का वार किया। टिंग! धातु मुड़ी, पर उस जगह से ज्यादा जहां चाहिए था। उसने दूसरी तरफ से वार किया, इसे सीधा करने की कोशिश में। टिंग! अब वह जगह से कम मुड़ा। वह नाराज हो गया। उसने जोर से वार किया। थड्डा! धातु बुरी तरह मुड़ गया, ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं। ठंडा हो गया, फोर्ज मास्टर ने बताया। उसकी आवाज सपाट थी। फिर से गरम करो। मयंक ने आह भरी। उसने बार को वापस आग में डाला। इंतजार किया, फिर निकाला, फिर कोशिश की। इस बार वह थोड़ा ध्यान से काम कर रहा था। छोटे, नियंत्रित वार। टिंग टिंग टिंग! धातु धीरे धीरे मुड़ रहा था। पहला वक्र बनने लगा, पर तभी एक बार चूक गया। टिंग! हैमर उसके बाएं अंगूठे पर लगा। आहा! तेज दर्द से वह झटका। उसने अपना हाथ पीछे खींचा। अंगूठा सूज गया था, नीला पड़ रहा था। ध्यान रखो, फोर्ज मास्टर ने गरजा। उसकी आंखें क्रोध से चमकी। यहां गलतियां खून बहाती हैं। अब वह बेकार है। फिर से शुरू करो, नया बार लो। मयंक ने गुस्से में दांत पीसे। उसका अंगूठा धड़क रहा था। उसने बेकार हुए बार को एक ढेर पर फेंक दिया और एक नया बार उठाया। काटना, गरम करना, आकार देना। इस बार उसने और ज्यादा ध्यान दिया। दर्द को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। टिंग टिंग टिंग! पहला वक्र बना, फिर दूसरा कोना। धातु फिर ठंडी होने लगी। उसने फिर गरम किया, फिर आगे बढ़ा। टिंग टिंग! क लैंग! एक जोरदार वार से उसने एक छोटा सिरा चपटा किया, जैसा ब्लूप्रिंट में था। कई घंटे बीत गए।
मयंक का शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी आंखें जल रही थीं, धुएं, चिंगारियों और थकान से। उसके हाथों के छाले फट गए थे। खून और पसीना मिलकर हैमर की मूठ को चिपचिपा बना रहे थे। उसका अंगूठा सूजा हुआ और नीला था। पीठ और कंधों में दर्द एक स्थिर गूंज बन गया था। उसने सिर्फ एक ब्रैकेट पूरा किया था, वह भी बिल्कुल सही नहीं था। थोड़ा टेढ़ा, कुछ जगहों पर ज्यादा पीटा हुआ। फोर्ज मास्टर ने उसे उठाया। उसने अपनी यांत्रिक आंख से उसका निरीक्षण किया, लाल लेजर स्कैनर की तरह चमकती हुई। उसने उसे एक मापने वाले यंत्र के पास ले जाया। यह फिट नहीं हुआ। बेकार, उसने फिर कहा, उसे स्क्रैप के ढेर पर फेंकते हुए। दूसरा बनाओ, तेज। मयंक के मन में गुस्से की लहर उठी। उसकी मेहनत, दर्द, सब बेकार। उसने अपनी मुट्ठी भींची। तभी उसके भीतर, उस सूखी नदी में, उसने फिर वह हलचल महसूस की। कल की तुलना में मजबूत एक गर्म झोंका, जो उसकी थकी हुई बाजुओं से होता हुआ उसकी मुट्ठियों तक पहुंचा। क्रोध, निराशा, संकल्प। उसने कोई बात नहीं कही। उसने एक नया स्टील बार उठाया, काटा, काक, क्रंच। इस बार सीधा और साफ गरम किया, आकार देना शुरू किया। टिंग, टिंग, टिंग। उसके वार अब अधिक सटीक थे। कम ऊर्जा बर्बाद हो रही थी। वह धातु को महसूस कर रहा था। उसका प्रतिरोध, उसकी लचक, उसके भीतर की गर्मी उसकी बाहों में धड़क रही थी, दर्द को कुंद करते हुए, उसकी थकान को दूर करते हुए। फोर्ज मास्टर ने देखा। उसकी भौहें थोड़ी सी उठीं। उसने कोई टिप्पणी नहीं की। मयंक ने दूसरा ब्रैकेट बनाया, फिर तीसरा, चौथा। हर बार तेजी से, हर बार बेहतर। उसके हाथ अभी भी दर्द करते थे, पर उसके भीतर की गर्मी ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। उसकी आंखों की धुंध कम हो गई। उसने ब्लूप्रिंट को स्पष्ट देखा। उसने धातु की भाषा सीखनी शुरू कर दी। हर टिंग और थड का मतलब शाम होने लगी थी। हालांकि गड्ढे में समय का पता नहीं चलता था। फोर्ज मास्टर ने एक तीखी सीटी बजाई। काम रुक गया। मैकेनिक्स ने अपने औजार रख दिए। पर्याप्त, फोर्ज मास्टर ने कहा। उसने मयंक द्वारा बनाए गए 4 ब्रैकेट्स को देखा। उनमें से पहला अब भी खराब था, दूसरा ठीक ठाक, तीसरा और चौथा काम चलाऊ थे। उसने उन्हें मापने वाले यंत्र के पास रखा। तीसरा और चौथा फिट हुए। 2 बेकार, 2 काम के, उसने घोषित किया। कल 4 और बनाने हैं, गलती कम, काम ज्यादा। उसने मयंक की ओर देखा। उसके पसीने से तर, खून और धूल से स्ने चेहरे को देखा। उसकी यांत्रिक आंख उसके थके हुए पर अब अधिक सजग दिखने वाले चेहरे पर ठहरी। तेरे भीतर की आग आज थोड़ी जली। उसने एक मैकेनिक की ओर इशारा किया। इसे खाना दो और पानी, फिर इन्फर्मरी ले चलो। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। मयंक का दिल धड़क उठा। सिलास, मैकेनिक, वही लाल आंखों वाला, एक धातु की प्लेट लेकर आया, जिस पर कुछ गाढ़ा भूरा पेस्ट जैसा और एक मग पानी था। मयंक ने भूख महसूस नहीं की, पर उसने जबरदस्ती खाया। स्वाद बेकार था, धातु और मिट्टी जैसा, पर उसने सब खा लिया। पानी सादा और ठंडा था। फिर लाल आंखों वाला मैकेनिक उसे एक संकरी, अंधेरी सुरंग में ले गया। हवा में दवाइयों और एंटीसेप्टिक की तीखी गंध थी। वे एक दरवाजे पर रुके। मैकेनिक ने एक बटन दबाया। दरवाजा सरक कर खुल गया। इन्फर्मरी छोटी और स्टेराइल थी। दीवारें सफेद प्लास्टिक की थीं। एक दुर्लभता, रोशनी उजली और कठोर। कुछ धातु के बेड लगे हुए थे। एक कोने में बीप करती हुई मशीनें थीं। सबसे दूर के बेड पर तारों से जुड़ा हुआ सिलास पड़ा हुआ था। मयंक की सांसें रुक गईं। सिलास पीला था, बेहद पतला लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था।
उसकी छाती बहुत धीरे धीरे उठ रही थी। उसके बाएं कंधे और छाती पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जिनके नीचे से पीले लाल दाग दिख रहे थे। एक आईवी ड्रिप उसकी बाजू में लगी हुई थी। एक साफ तरल उसमें जा रहा था। एक और मैकेनिक, जिसके दोनों हाथ सूक्ष्म सर्जिकल उपकरणों से बदले हुए थे और आंखों पर मैग्नीफाइंग लेंस लगे हुए थे, सिलास के पास खड़ा था। एक चार्ट देख रहा था। उसने मयंक की ओर देखा। 5 मिनट, छूना मत, सिर्फ देखो। मयंक धीरे से पास गया। उसने सिलास का हाथ देखा, झुर्रियों भरा, नसें उभरी हुईं। उसने उसे छूने की इच्छा को रोका। वह कैसा है? जिंदा है? डॉक्टर मैकेनिक ने कहा। उसकी आवाज तटस्थ थी। जहर रुक गया है, घाव साफ हैं, पर वह कमजोर है, बहुत कमजोर। पुराने घाव उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसने चार्ट की ओर इशारा किया। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। अगर बुखार नहीं आया तो मौका है। मयंक ने सिलास के चेहरे को देखा। उसकी शांत बेहोश सूरत, उसके भीतर की गर्मी जो काम के दौरान जल रही थी, अब एक अलग तरह की आग में बदल गई। चिंता की, प्रतिज्ञा की। लड़ो सिलास, लड़ो, समय हो गया, लाल आंखों वाले मैकेनिक ने कहा। मयंक ने एक आखिरी नजर डाली, फिर मुड़ा और बाहर चला गया। सुरंग वापस आते हुए फोर्ज की गर्मी और शोर ने उसे फिर से घेर लिया। उसके शरीर में दर्द लौट आया था, पर अब उसके साथ एक नया एहसास था। उसके भीतर की छोटी सी धारा अभी भी बह रही थी, कमजोर पर जीवित, सिलास के लिए और उस काम के लिए जो कल फिर आएगा। लोहा और पसीना और शायद और चिंगारियां। आगे क्या होगा? स्टोरी में जानने के लिए द लेजेंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।